नमस्कार। PT 365 यानी कि जो विज़न IAS का, उसमें आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में है मई 2020 से लेके मई 2021 तक। ठीक है, ये पिछले लास्ट 1 ईयर का जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सारी हम कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हम 2 टॉपिक बना चुके हैं, मतलब 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ये स्कीम जो हैं यानी कि आयुष्मान सहकार स्कीम और अदर रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव्स को हम कवर कर चुके हैं एक वीडियोज़ में। उसके साथ ये PM किसान स्कीम और FPOs को भी, PM फसल बीमा योजना और ये प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर और मैकेनाइजेशन, तो ये सारी जो स्कीम्स हैं यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसके 2 वीडियोज़ बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जितनी सारी स्कीम्स हैं उन्हें आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, देखते रहिए और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो मिनिस्ट्री है इसका सबसे पहले मिसलेनियस इनिशिएटिव्स हैं वो देखेंगे और बाकी कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो कवर करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर। दोस्तों मेहनत करते हैं, हम भी बोलते हैं, एटलीस्ट इतना सोच के तो आप कर ही सकते हो इसको, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कुछ स्कीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मिसलेनियस कुछ इनिशिएटिव्स हैं। नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट है, बाकी कई स्कीम्स आप पहले भी देख चुके हैं। अब नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट एक्चुअल में क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों 2018 में इसको क्या किया गया, इनिशिएट किया गया। किसके लिए? फॉर क्रिएटिंग ए कॉम्प्रेंसिव IT बैकबोन फॉर द एंटायर सेक्टर। सारे सेक्टर के लिए कॉम्प्रेंसिव तरीके से इसको इनिशिएट किया गया 2018 में। ठीक है दोस्तों, कितना? 2018 में। उसके बाद इसका डिजिटलाइजेशन ऑफ द एंटायर आयुष सेक्टर, सारे जो आयुष सेक्टर उसको डिजिटलाइज करना था। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एट ऑल लेवल्स, और इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था हेल्थ केयर पे, किसी सारे लेवल्स पे, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो, वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स एंड ड्रग रेगुलेशन। ठीक है, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड द योगा लोकेटर मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। किस में? अंडर द नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, और एक कस्टमाइज IT कोर्स है जैसे आयुष प्रोफेशनल्स के लिए, वो भी डेवलप किया है। किसके कोलैबोरेशन से? CDAC के कोलैबोरेशन से उसको भी एस्टेब्लिश किया है। एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन इज बीइंग लॉन्च विद द नेम आयुष नेक्स्ट। आयुष नेक्स्ट नाम से किया गया एक। आयुष ग्रिड आल्सो बीइंग इंटीग्रेट विद NDHM। आयुष जो ग्रिड है उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया दोस्तों? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ, इसको बोलता है NDHM के साथ। इसको क्या किया गया है? इंटीग्रेट कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। कुछ एक पॉइंट्स थे कि वो कॉम्प्रेसिव था तरीके से, IT बैकबोन फॉर एंटायर सेक्टर लाइक एजुकेशन, वेरियस हेल्थ, और उसने क्या है, आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप एंड योगा लोकेटर मोबाइल ऐप, ये किसके अंडर में है? नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी इसको क्या बोलते हैं? TKDL। ये भी इसी के अंडर में है। ये प्रोजेक्ट 2001 में, कब? 2001 में, 2001 में इसको इनिशिएट किया गया। अब तक ये 20 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। किसके कोलैबोरेशन से? इसके साथ कोलैबोरेशन था CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ मेडिसिन वाला था ना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ इसका कोलैबोरेशन था। ठीक है दोस्तों, TKDL जो है वो क्या है? इट कंटेन मोर देन 3 lakh फॉर्मुलेशन एंड प्रैक्टिसेस। इट इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस फॉर मेडिसिन लाइक आयुष में। आयुष इज स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड स्वैराग। ठीक है, एंड योगा इन डिजिटाइड फॉर्म, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंड इट इज़ इन 5 लैंग्वेज, और ये 5 लैंग्वेजेस में है। कौन कौन सी? नंबर 1 इंग्लिश, दूसरा जर्मन, तीसरा फ्रेंच, चौथा जापानीज और 5वीं है स्पेनिश। ये 5 लैंग्वेज इट इज़ है, यू कैन नो डाउन। आफ्टर दैट इट इज़ अवेलेबल टू ओनली पेटेंट एक्सपेंडिचर थ्रू TKDL एक्सिस। ठीक है, एंड इट इज़ टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन इस कंट्रीज ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज टू इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, so far at this time 239 patent applicable have either been set aside, withdraw, amended based on the prior art evidence present in the
TKDL database. TKDL is also क्या है दोस्तों, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL. So this is related for all news about traditional knowledge digital library. It is initiated 2001 यानी कि 2001 में इसको इनिशिएट किया विद कोलैबोरेशन बिटवीन CSIR एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की कुछ स्कीम्स हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, ये पहली स्कीम है किसके, डिपार्टमेंट, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में ये स्कीम्स है दोस्तों. पहली स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है दोस्तों, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, इसको बोलते हैं PLI. ये PLI बोला जाता है इस स्कीम को. ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूँ आपको. ये क्या है, टू एनहेंस इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, यानी कि वो इन्हेंस करेगी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को, चाहे वो इंक्रीजिंग करना हो इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो प्रोडक्शन में करना हो, या सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन करना हो, या फिर प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना हो. तो ये क्या करेगी, इन्हेंस करेगी, इसको इंक्रीज करेगी. एंड इट इज़ क्रिएट ग्लोबल चैम्पियंस आउट ऑफ इंडिया. और ये क्रिएशन क्रिएट करेगी ग्लोबली, मतलब ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ये खुद को एस्टेब्लिश करेगी बिकॉज ऑफ. ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस पे हो या फिर ग्लोबल वैल्यू चेन बेस पे हो. एंड कुछ इसके साइलेंट फीचर हैं, देखते हैं. इसकी जो मेन कॉर्पस है, मतलब मेन इसका जो आउटले है ऑफ दिस स्कीम का, ये 15,000 करोड़ रुपये दोस्तों. कितना, 15,000 करोड़ रुपये इसका अप्रूव्ड आउटले है. ठीक है, कुछ इसके एप्लीकेंट हैं जस्ट लाइक जो होते हैं, कोई भी प्रोप्राइटरी फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, इवन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो क्या कर सकती है. इट एप्लीकेंट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट और विलफुल डिफॉल्टर और रिपोर्टेड एज फ्रॉड बाई एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज एप्लीकेंट. ये जो हैं सारी चीज़ें, जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, या एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का NBFCs नहीं होनी चाहिए वो कंपनी, चाहे वो फर्म है, तो वो एप्लीकेबल है. ये इसमें मैक्सिमम 55 एप्लीकेंट तक हो सकते हैं. एंड ये जो क्या है, इट विल रिक्वायर टू अचीव मिनिमम कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट पर ईयर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है, एंड इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस स्कीम. और इसी स्कीम के अंडर में क्या करेगा, अचीव करेगा मिनिमम कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट. ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो एप्लीकेशंस जो क्या है इन्वाइटेड किया जाएगा इन 3 ग्रुप बेस्ड ऑन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू, जिनका 2019-20 में जो रेवेन्यू लेवल है वो कितना है, लीस्ट 500 करोड़ रुपीज़, यानी कि 500 करोड़ रुपए से किसके बीच में, 500 करोड़, नॉट लेस देन 500 करोड़, बिटवीन 500 इंक्लूसिव एंड 5,000 करोड़ तक. ठीक है, यानी 500 से 500 करोड़ इंक्लूसिव तक होना चाहिए. वही इसके लिए क्या होंगे, एप्लीकेंट. बेस ईयर इसमें 2019-20 रखा गया है और इसका जो फाइनेंशियल ईयर वो क्या है 2020-21 से इसके 10 ईयर को लगाया जाएगा. ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंटेड किसके द्वारा की गई है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी. ये जो है PMA के द्वारा इसको क्या किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है. ठीक है दोस्तों, अब नाउ द एलिजिबल प्रोडक्ट हैव बीन कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरी. जो एलिजिबल प्रोजेक्ट हैं, सॉरी प्रोडक्ट हैं, उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है. नंबर 1, द प्रोडक्ट कवर अंडर द स्कीम आर फॉर्मुलेशन और बायोफार्मास्यूटिकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड वर्टो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस ETC. ये इसके कुछ कैटेगरीज हैं जिनको रखा गया है. कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो वो प्रोडक्ट हैं जो अट्रैक्ट करेंगे 10% इंसेंटिव्स को, सॉरी. और जो कैटेगरी 3 के प्रोडक्ट हैं, इट विल अट्रैक्ट 5% इंसेंटिव ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स. ठीक है, वो 5% इंसेंटिव्स को क्या करेंगे, और किस पर, इंक्रीमेंटल सेल्स पर ये उस इंसेंटिव्स की बात कर रहा है, ये प्रोडक्ट कवर करेंगे इसको. ठीक है, तो ये था आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी के डिपार्टमेंट ऑफ में फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स थी. नेक्स्ट देखते हैं, रीस्ट्रक्चर्ड मॉडिफाइड स्कीम है. ये इसको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है. यहाँ पे सेम वही इसका ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल KSM ड्यूरिंग इंटरमीडिएट्स एंड APIs वगैरह द्वारा इसको सस्टेनेबल डोमेस्टिक सप्लाई एंड देयर रिसोर्सेज करना है, यानी कि सस्टेनेबल डोमेस्टिक सप्लाई करनी है.
ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं, इसका स्कोप क्या है। अब जो इसकी स्कीम का फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो बेस होगा सेल्स पे, जो क्या होगा, कुछ सेलेक्टेड मैन्युफैक्चर होंगे फॉर 41 प्रोडक्ट के लिए, जो क्या करेंगे, जो 41 प्रोडक्ट जो हैं इट विल कवर ऑल आइडेंटिफाइड 53 APIs। अब देखो APIs क्या होता है, APIs कॉल से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो कोरोना काल में हमें चाइना से और बहुत सारे USA वगैरह से कंट्रीज से लेने पड़े थे कुछ मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। आउट ऑफ 53 आइडेंटिफाइड बल्क ड्रग्स, दैट इज 26 आर फर्मेंटेशन बेस्ड बल्क ड्रग्स एंड 27 आर केमिकल सिंथेसाइज बेस्ड बल्क ड्रग्स हैं, जिसमें से 26 जो हैं वो क्या है, फर्मेंटेशन है, वो ड्रग तो है ही हैं, और 27 केमिकल बेस्ड हैं। रेट ऑफ इंसेंटिव्स विल भी कितना होगा, 20%। किसके लिए, 20% होगा फर्मेंटेशन बेस्ड बल्क के लिए, और 10% होगा किसके लिए, 10% दोस्तों होगा, 1 मिनट, 10% होगा दोस्तों, सॉरी, केमिकल सिंथेसाइज बेस्ड बल्क ड्रग्स के लिए। और ये जो एप्लीकेशन जो स्कीम है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, समझ रहे हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो क्या होगा, इस टू एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स ऑन देयर इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर द बेस ईयर, क्या है 2019-20, और वो कितने पीरियड के लिए, 6 ईयर्स के लिए। और ये जो इम्प्लीमेंटेड होगा इस स्कीम का भी सेम एज इट इज जो पहले मैंने बताया था उसी स्कीम के थ्रू होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के थ्रू, एंड इट इज़ टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है गाइस। और जो टेन्योर है इस स्कीम का 2020 से 2030 तक, यानी कि 10 ईयर्स के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी दोस्तों, 10 ईयर्स, ठीक है। और कुछ रिप्लेसमेंट क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो, यानी कि इट हैज़ कमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय द सेलेक्टेड एप्लीकेंट, तो यू कैन रीड एंड वॉच इट। अच्छा, इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंस की क्या है, इंडिया क्यों जो है डिपेंड है इम्पोर्ट पर। देखो, डिलीशन ऑफ द प्रोविजन विच रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट टू डोमेस्टिक सेल्स ओनली। तो ये जो एलिजिबल प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, डोमेस्टिक सेल्स के लिए, चाहे वो किसी भी रिसीविंग इंसेंटिव्स में हो, या किसी भी ब्रिंगिंग द स्कीम इन लाइन विद अदर PLI स्कीम्स में हो, या किसी भी मार्केटिंग डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो, तो वो क्या है, डोमेस्टिक सेल्स ओनली, जस्ट सो एलिजिबल प्रोडक्ट। एंड इसका एक और चेंज है, इट इज चेंज इन द मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर 10 प्रोडक्ट्स। वो कौन कौन से हैं, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, पैरामिनोफिनोल, मेरोपेनेम और आस्ट्रीसोनाटे, लॉसार्टन, टेलीमिसार्टेन, एसिक्लोवर्स, सिप्रोफ्लॉक्साइंस एंड एस्प्रिन। ये 10 प्रोडक्ट हैं, उनके लिए क्या है इनका, इट इज चेंज इन द मिनिमल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। सॉरी गाइस अगर मैंने ट्रांसलेट थोड़ा गलत किया हो तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार खुद से अच्छे से कर सकते हैं। मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इज ए पार्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर दिस स्कीम। सो दैट्स ऑल अबाउट इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ठीक है। क्योंकि इनके जो प्रोविजन है उनको डिलीट करना, विच रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक सेल्स को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ये देखो ये डिफरेंस स्कीम है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग by attracting large investment in medical device sector, to boost domestic manufacturing by attracting large investment in medical device sector. अब now let's see about silent features। इसमें कौन कौन एप्लीकेंट हैं, कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, या कोई भी प्रपोजिंग टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अंडर टारगेट सेगमेंट, ऐसी कोई कंपनी है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। और ये वही है, ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। और ये जो है इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू PMA स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज, मैंने पहले ही बताया। एंड अंडर दिस स्कीम इंसेंटिव कितना है, 5% ऑफ इंक्रीमेंटल सेल्स ओवर बेस ईयर, सेम बेस ईयर है। क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में आ सकता है दोस्तों, क्योंकि वो बेस ईयर उसका परसेंटेज कितना इंसेंटिव पे है कितना नहीं है ये पूछ सकता है।
and it will be provided on the segment of medical devices identified. Now it seeks to provide assistance to about 25 to 30 मैन्युफैक्चरर्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। मतलब वो प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस करीब 25 से 30 मैन्युफैक्चरर को। कौन कौन से हैं इसमें? नंबर 1 कैंसर केयर वालों के लिए जिन्हें रेडियोथेरेपी मेडिकल डिवाइस दिए जाते हैं। नंबर 2 रेडियोलॉजी या इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस वालों के लिए। और नंबर 3 न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइस वालों के लिए असिस्टेंस दी जाएगी। अब इसमें रिसेंट चेंजेस क्या हुए हैं इस स्कीम में? देखो रिप्लेसमेंट जो क्राइटेरिया है उसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है? मिनिमम थ्रेशोल्ड जो इन्वेस्टमेंट था विद कमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय द सेलेक्टेड एप्लीकेंट, यानी कि जो रिप्लेसमेंट किया गया है किसको? क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड को कमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, और जो टेन्योर ऑफ दिस स्कीम का वो एक्सटेंडेड कर दिया गया किसके द्वारा? बाय 1 ईयर कीपिंग इन व्यू द कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी डन बाय द सेलेक्टेड एप्लीकेंट जो फाइनेंशियल ईयर है 21 to 22 के लिए। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए द सेल फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग इंसेंटिव्स विल बी अकाउंटेड फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 2023 से लेके 2021-22 ईयर। तो ये इसका क्या है? एक इंसेंटिव क्राइटेरिया है जो रिसेंट इसमें चेंज किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ और स्कीम्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब ये कौन सा डिपार्टमेंट? अब तक देखा हमने डिपार्टमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सबसे पहली स्कीम है यूरिया सब्सिडी। ये आ सकता है न्यूज़ में क्या है कि गवर्नमेंट ने इसमें अप्रूव किया है कुछ सब्सिडी पॉलिसी को फॉर यूरिया प्रोड्यूस के लिए। किसके थ्रू? कोयल गैसिफिकेशन बाई तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड। किसके? तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि TFL के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये यूरिया सब्सिडी की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी। अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया ये इंश्योर करेगी टाइम एंड इजी अवेलेबिलिटी, मतलब टाइम पर और आसानी से आपको अवेलेबल हो जाए क्या? यूरिया फर्टिलाइज़र जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए बहुत इजीली बेस पे टाइम पे ये अवेलेबल हो जाए और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके कुछ साइलेंट फीचर देखते हैं दोस्तों। नंबर 1, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैं कुछ ऐसे साइलेंट फीचर नोट डाउन करूँगा, आप देखना, आप लिखते रहो। नंबर 1 सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका मतलब समझ गया आप 100% फंडेड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी जो यूरिया है बीइंग प्रोवाइड फॉर द फार्मर्स एज ए स्टेटली नोटिफाइड MRP पे दिया जाएगा। दूसरा, इसका जो डिफरेंस है किसके बीच में? डिलीवर कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड फार्म गेट एंड नेट मार्क रिलाइजेशन के बीच में जो यूरिया का है वो सब्सिडी क्या होगी? तो इट इज़ गिवन एज सब्सिडी टू द यूरिया मैन्युफैक्चरर या जो इम्पोर्टर है किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसको सब्सिडी मिलेगी। एंड फार्मर्स आर गेटिंग यूरिया ऑफ अफोर्डेबल MRP बिकॉज ऑफ द सब्सिडी प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। जो किसानों को यूरिया मिलेगा वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जाएगा, MRP पे दिया जाएगा, बिकॉज जो सब्सिडी है वो क्या है? गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चरर या जो इम्पोर्टर है उनके खाते में डाल दी है और वो DBT के थ्रू दी जाएगी। किसके? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के सिस्टम के थ्रू। और इसको मार्च 2018 में इसको क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। और सब्सिडी पेमेंट टू द कंपनीज वुड हैपन ओनली आफ्टर एक्चुअल सेल्स टू फार्मर्स बाई रिटेलर्स। ठीक है, और पॉइंट ऑफ सेल मशीन लिंक की गई है इसके साथ। किसके? टू द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स उर्वरक DBT पोर्टल से, ये ध्यान रखना। और किसान क्रेडिट कार्ड नंबर को भी क्या किया गया है? इसके साथ रिक्वायर है कि भैया हर आधार यूनिक आइडेंटिटी और किसान क्रेडिट कार्ड क्या होगा? आप जब भी खरीदेंगे या सब्सिडी मिलेगी आपको तो ज़रूरत होगी। तो क्वांटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल फर्टिलाइजर परचेज अलॉन्ग विद द बायर्स नेम एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इट हैव टू बी कैप्चर्ड on the point of sale devices only upon the sale getting registered on the e-urvark platform can a company claim subsidy। मतलब कोई भी कंपनी सब्सिडी तभी क्लेम कर सकती है जब वो किसी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या कोई भी कैप्चर कर लेगी किसके थ्रू? पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस पर, तभी कोई कंपनी या कोई भी जो रिटेलर है उसको सब्सिडी मिलेगी। और पेमेंट वो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा टू इस बैंक, उसके बैंक में। ठीक है दोस्तों,
तो ये सारी चीज़ थी यूरिया सब्सिडी के बारे में कि जो इम्पोर्टर हैं या जो रिटेलर हैं उनको सब्सिडी कैसे मिलेगी। अब दूसरी स्कीम है न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चला रखी हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती है कोई भी स्कीम आपके एग्जाम के लिए। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका है कि इंश्योर करेगी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कि आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम न्यूट्रेंट या फर्टिलाइज़र का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से जब वो आप बैलेंस करके डालेंगे तो आपकी एग्रीकल्चर क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, ग्रोथ होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आपस में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। किसके बीच, फर्टिलाइज़र कंपनीज के बीच में। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ यूरिया कम हो जाएगा, प्राइस, तो सब्सिडी का बर्डन गवर्नमेंट पे से कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से भी मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। अब देखो इसके सेक्टर स्कीम है नंबर 1, बहुत सारी बात बता चुका हूँ। इसको 2010 में लॉन्च किया गया था, और इसका जो प्राइस है किसका, फॉस्फेटिक एंड पोटास का, P&K का, जो क्या है, द प्राइस ऑफ फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर्स वर डी कंट्रोल्ड, यानी कि जो प्राइस ऑफ यूरिया जो है फर्टिलाइजर का स्टिल कंट्रोल। ये जब डी कंट्रोल हो जाएगा तो इनका प्राइस यूरिया का क्या हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। सब्सिडी वही MRP पे, जैसे मैंने पहले बताया था। द सेंटर प्रोवाइड ए फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी एज पर किलोग्राम बेसिस ऑन ईच न्यूट्रेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है क्या करेगी, प्रोवाइड कराएगी फिक्स रेट पे सब्सिडी को पर किलो के हिसाब से। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूट्रेंट हैं जो इंक्लूड है इसमें। नंबर 1 ये देख लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 है प्राइमरी न्यूट्रेंट है, ये नंबर 1। तो दो तरीके के न्यूट्रेंट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट यानी कि P, पोटास की, एंड सेकेंडरी न्यूट्रेंट सल्फर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ध्यान रखना दोस्तों, NPK ये कैसे हैं, प्राइमरी न्यूट्रेंट हैं, और सल्फर आपका सेकेंडरी न्यूट्रेंट है। अब कुछ एडिशनल सब्सिडी भी दिए इन्होंने भैया कि बोरान और जिंक के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी। किसके लिए, बोरान और जिंक। ठीक है, और कुछ 22 ग्रेड हैं P&K फर्टिलाइजर्स की, लाइक DAP, MAP, TSP वगैरह वगैरह, आप देख लेना, पढ़ लेना। इस पे भी क्या करेगा, ये अमोनियम फास्फेट है, ये भी फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, इस स्कीम के अंडर में कवर करेंगे। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको क्या है, ये सब्सिडी दी जाएगी। किस पे, रेट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड ऑन अ एनुअल बेसिस। ठीक है, तो ये सब्सिडी एनुअल बेस पे डिसाइड होगी दोस्तों। अब आते हैं सिटी कंपोस्ट स्कीम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, सिटी कंपोस्ट स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव बताते हैं हमको क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि सपोर्ट स्वच्छ भारत। आप कंपोस्ट है उसको एक जगह रखिए और क्या करिए, स्वच्छ भारत मिशन को क्या करिए, प्रमोट करिए, उसको सपोर्ट करिए, एंड प्रोवाइड करिए क्या, सिटी कंपोस्ट एट सब्सिडाइज रेट ऑफ फार्मर्स। और जो सिटी का कंपोस्ट है, जो खाद होता है, एक्चुअल में बात हूँ, जो मैन्योर होता है, उसको, हालांकि उसको खाद नहीं बोलेंगे, सिटी का अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, उसको फार्मर्स को किस पे, सब्सिडाइज बेस पे दे दीजिए आप। इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं। ये कैसी है, सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये अंडर द स्कीम इसमें क्या होगा, ए मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस ऑफ 1500 पर टन ऑफ सिटी, यानी कि 1500 रुपये पर टन के हिसाब से क्या होगा, मार्केट डेवलपमेंट सहायता मिलेगी। किसकी, उस कंपोस्ट की जो सिटी का है, किसके, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन पे। एंड प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट विल बी डन बाय फर्टिलाइजर कंपनीज एंड मार्केटिंग एंटिटीज। इसको कौन करेगा, फर्टिलाइजर कंपनी एंड मार्केटिंग कंपनीज। और अप्रोप्रिएट BI स्टैंडर्ड और इको मार्क क्या करेंगे, इसको डेवलप करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि ये मार्केट एक्सेप्टेंस के लिए बेटर है या नहीं है दोस्तों। तो ये आपकी हो गई कौन सी, ये जो स्कीम है, सेंट्रल कंपोस्ट सिटी कंपोस्ट स्कीम। अब आती है फिर से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की कुछ और स्कीम्स दोस्तों। सेशन बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ये लास्ट स्कीम देख लेते हैं। 25 से 30 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिनको देखने में थोड़ा आसानी रहती है। देखो, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कुछ प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ मेडिकल डिवाइसेस में। ठीक है, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने क्रिएट करना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो मेक इन इंडिया मेडिकल डिवाइस के थ्रू उन्हें बनना है ग्लोबल लीडर। ठीक है, और इजीली एक्सेस मिल सके किसमें, टू टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में, वर्ल्ड क्लास कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट हो सके किसमें, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आए, चाहे आप मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं, या बेटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी बहुत ईजीली होनी चाहिए जो मेडिकल डिवाइस डोमेस्टिक मार्केट में है। और एक्सप्लॉइट होना चाहिए द बेनिफिट अराइजिंग ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्किल्स। ठीक है दोस्तों,
तो ये सारे बेनिफिट होने चाहिए। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं इस स्कीम के, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो साइलेंट फीचर में है। देखो मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी स्कीम के बारे में। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मेडिकल डिवाइस पार्क है, इसका मतलब यह है कि भैया आप डिजाइन करो ऐसे एरिया, ऐसे लैंड जहाँ पे कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग की गई हो, ऐसी मेडिकल डिवाइस रख दी जाए या वहाँ पे ऐसे मेडिकल डिवाइस पार्क होने चाहिए। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क विल बी सपोर्टेड अंडर स्कीम। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क को इसके अंदर स्कीम में सपोर्ट किया गया है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस लिंक के साथ दोस्तों 4 पार्क, कितने, 4 पार्क्स को बताया गया है। दूसरा, ए मैक्सिमम ग्रांट ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कितनी है, इन्होंने पैसा कितना दिया है, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी कि जो टोटल फाइनेंशियल आउटले हो 400 में से 100 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है किसके लिए, मेडिकल पार्क के लिए, जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनेंगे। और स्कीम 2020 से 2025 तक क्या होगी, लागू होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वन टाइम ग्रांट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी किसके लिए, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड कुछ सेलेक्टेड मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए। ठीक है, कुछ नोट और है वो नोट देख लो। इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स, मैंने बताया था कि कोरोना काल में हम रॉ मटेरियल से लेके बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड हो गए थे। तो नोट क्या है, इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स अप टू एन एक्सटेंट ऑफ 85% ऑफ टोटल डोमेस्टिक डिमांड ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। हम इंपोर्ट पर डिपेंड रहते हैं, करीब करीब 85% जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है मेडिकल डिवाइसेस की। ये बहुत बड़ी बात है कि हम दूसरी कंट्रीज़ पे क्या है, डिपेंड दोस्तों। तो ये थी अब तक की सारी स्कीम हमने कंप्लीट की है। अब आगे का जो स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स की, जैसे प्लास्टिक पार्क स्कीम, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। प्लीज़ देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो करना चाहते हो कर दो भाई, प्लीज़ फैला दो दोस्तों, एंड देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉच इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जो देख रहे हैं उनके लिए भी और जो देखेंगे उनके लिए भी थैंक यू गाइस।